हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं से हिंदी विषय पाठ 1.2 गुल्ली डंडा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सबसे पहले पाठ में दिया हुआ है प्रेमचंद जी का परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में, और उनका वास्तविक नाम था धनपत राय। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ये सभी उपन्यास के नाम हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ हंस, माधुरी, जागरण जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन भी किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थवादी चित्रण है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। उनका देहांत कब हुआ? सन 1936 में। ये था मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय। चलिए अब हम गुल्ली डंडा पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। लेखक कह रहे हैं कि अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, उनके लिए गुल्ली डंडा ही खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि उनके साथ जाकर खेलने लगूँ। गुल्ली डंडा खेलते हुए किसी को भी देखते हैं जब लेखक, तो उनको भी गुल्ली डंडा खेलने का मन होने लगता है। न लॉन की ज़रूरत, न कोड की, न नेट की, न थापी की। मज़े से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। गुल्ली डंडा में किसी प्रकार के कोई खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, न ही लॉन, न ही कोट, न ही नेट की। बस पेड़ की टहनी लिए, काटे, गुल्ली बनाए और एक डंडा ले लिए और 2 लोग हो जाए तो फिर खेल शुरू हो सकता है। आगे लेखक कह रहे हैं, विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं। उनके सामान क्या होते हैं? महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च किया, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता है। किसी भी अंग्रेजी खेल के लिए हमें पैसे लगाने ही पड़ते हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। बिना हर फिटकरी के चोखा रंग का मतलब होता है कि बिना किसी खर्चे के आनंद मिल जाता है। गुल्ली डंडा खेलने में किसी प्रकार के कोई खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस ली जाती है। उस समय स्कूलों में खेल के लिए कितने फ़ीस लिए जाते थे? 3-4 रुपये। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। भारतीय खेलों में बहुत सारे खेल हैं, खो है, कबड्डी है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी खर्च की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो? स्कूलों में गरीब और अमीर दोनों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फ़ीस सबसे लिया जाता है। जबकि लेखक कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी खेल है वह सिर्फ किसके लिए है? जिनके पास धन है, क्योंकि उसमें खर्चे की ज़रूरत होती है। गरीब लड़कों के सिर में यह सब व्यर्थ में ही थोपा जाता है। लेखक आगे कहते हैं, ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। लेखक को सबसे प्रिय लगता है गुल्ली डंडा खेलना। उनको सभी खेलों में गुल्ली डंडा ही सबसे प्रिय लगता है। लेखक
आगे लेखक कहते हैं, वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना। वह सुबह सुबह घर से ही निकल जाते थे और पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटते थे, जिससे वे गुल्ली डंडा बनाते थे। उससे उन्हें क्या मिलता था? खुशी मिलती थी बचपन में। वह उत्साह, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था। लेखक अपने बचपन की बातों को याद कर रहे हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि सुबह सुबह वह कैसे निकल जाते थे पेड़ों की टहनियाँ काटने के लिए, जिससे वे गुल्ली डंडा बनाएं। और वह समय ही कुछ अलग था। उस समय क्या होता था? सबके मन में उत्साह होता था, खिलाड़ियों की भीड़ रहती थी। पदना और पदाना गुल्ली डंडा का एक खेल का हिस्सा है और उसी खेल में ही लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। और सबका स्वभाव कैसा था? सरल था। किसी प्रकार के छूत अछूत, अमीर गरीब, किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं था, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी। लेखक क्या कह रहे हैं कि यह ऐसा खेल है जिसमें जब हम बचपन में खेलते थे तो उसमें अमीराना चोचलों, दिखावे की, प्रदर्शन यानी दिखावे की, और घमंड, अभिमान मतलब घमंड की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसमें सभी खिलाड़ी समान या समकक्ष ही होते थे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता था, एक समान होते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई गरीब होता ना कोई अमीर, सभी केवल वहाँ पे खिलाड़ी होते, उनमें खिलाड़ी भावना ही उन सभी का स्वाभाविक धर्म होता है। यह यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं। आगे लेखक कह रहे हैं, यह उसी वक्त भूलेगा जब यहाँ लेखक क्या कहना चाह रहे हैं? यह उसी वक्त भूलेगा उसी वक्त भूलेगा जब समाज में जाति पाति, भेदभाव, छूत अछूत तथा अमीर गरीब में अंतर न समझते हुए आपस में सच्चे मित्रता से एकजुट होकर कार्य करेंगे। बचपन की यादें हमेशा बनी रहती हैं। वे उसी वक्त भूलती हैं जब व्यक्ति के पास समय का अभाव या जब उसका अंतकाल हो जाए। घर वाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। घर वाले बिगड़ते हैं उनके लिए। उस समय क्या होता था कि वो सुबह सुबह निकल जाते थे, इसलिए उनके पिताजी उनके ऊपर क्रोधित होते थे और क्रोध में वे चौके किचन में बैठकर, रसोई में बैठकर के रोटियों पर गुस्सा उतारते थे। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। अम्मा कहाँ तक देखती थी उनको? द्वार तक जाकर झांक कर देखती थी। वो लोग क्या सोचते थे कि ये दिन भर बाहर खेलते रहता है, इधर उधर मतलब घर में पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, नहाना धोना छोड़कर बस खेल में मस्त रहता है, तो इसका भविष्य कैसा है? अंधकारमय है, भविष्य में ये कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा वह सोचते थे। लेखक क्या कह रहे हैं कि गुल्ली तो है जरा सी, पर गुल्ली में क्या है? दुनिया भर का मिठास है और तमाशों, जो तमाशा देखते हैं, आनंद आता है तमाशा देखकर, उसी प्रकार का आनंद गुल्ली डंडा खेलने से आता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झंझलाहट। लेखक अपने एक दोस्त गया के बारे में बता रहे हैं। गुल्ली कैसी ही हो, पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। इसका मतलब है कि गया को बहुत अच्छे से गुल्ली खेलना आता था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। गया को बहुत अच्छे से गुल्ली खेलना आता था। वह कहाँ रहता था, क्या खाता था, उसके माँ बाप थे या नहीं, यह नहीं जानते थे। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपना गुइया बना लेते थे। गुइया मतलब साथी। दूर से ही उसे आता देख, गया को आते देख सब कोई उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि वह बहुत अच्छा खिलाड़ी था। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि लेखक और गया दोनों ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, गया जो है जीत गया था और लेखक हार गए थे, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, दूसरे को पदाने में मज़ा आता है, लेकिन पदना 1 मिनट का भी अखरता है, बोल रहा है लेखक।
मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। शास्त्र विहित यानी शास्त्रों में लिखित, है ना, जो शास्त्र में लिखा होता है। तो लेखक पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वो हार गए थे, तो उन्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था किसी को भी। यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ना 1 मिनट भी अखरता है, तो वो उस मौके से भागना चाह रहे थे। उन्होंने हर चालें चली लेकिन वह वहाँ से नहीं जा पाए। लेखक वहाँ से छुटकारा पाकर भागना चाह रहे थे, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता। परंतु गया पदाए बगैर, अपना दाव लिए बगैर लेखक को नहीं छोड़ने वाला था। मैं घर की ओर भागा। लेखक कह रहे हैं कि वो घर की ओर भागे। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। लेखक कह रहे हैं कि अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। लेखक ने गया से बहुत ज़्यादा विनती की लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके पदने के बेर क्यों भागे जाते हो? अपनी बारी में तो बहुत अच्छे से खेले, है ना, जब मेरी बारी आई तो तुम क्यों भाग रहे हो? ऐसा गया ने कहा। तुम दिन भर पदाओ तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। लेखक कह रहे हैं कि तुम दिन भर करो पदाओ तो भी मैं दिन भर पदता रहूं, ऐसा पूछ रहे हैं ना। तो गया बोल रहे हैं हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊँ ना पीने जाऊँ। लेखक बोल रहे हैं कि ना खाने जाऊँ ना पीने जाऊँ। गया कहता है हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। हाँ, मेरे गुलाम हूँ। मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे। यहाँ पे लेखक और गया के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू मैं, नोक झोंक चल रही है। अच्छा कल मैंने, लेखक कह रहे हैं अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया, निकालो पेट से। तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। लेखक ने गया को याद दिलाया कि कल मैंने तुम्हें क्या खिलाया था? अमरूद खिलाया था, वह मुझे लौटाओ। तो गया कहता है कि वह तो पेट में चला गया, अब मैं उसे कैसे लौट? लेखक जिद करने लगे कि मैंने तुम्हें खिलाया था, तुम मुझे वापस दो। तब गया कहता है कि अमरूद तुमने खिलाया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। लेखक कहते हैं जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दाव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। लेखक ने अमरूद को उसे एक घूस के रूप में, रिश्वत जिसे कहते हैं, उस रूप में उसने अमरूद खिलाया ताकि गया उसका पक्ष ले। परंतु यहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई। इसीलिए कह रहे हैं कि आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया था, उसमें उनका लालच छुपा हुआ था। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी स्वार्थ के बिना किसी लालच के कोई किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। यहाँ तक कि दान भिक्षा भी इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही देता है। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। ठीक, आगे है, गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ। अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसे अमरूद खिलाया, इसका मतलब कि मेरा पक्ष ज़्यादा भारी था, है ना। वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। मैंने उसे गाली दी। लेखक ने गया को गाली दी। उसने उसे कड़ी गाली दी। उसके बदले में गया ने भी गाली दी, और गाली ही नहीं, एक चाटा जमा दिया, यहाँ तक कि एक थप्पड़ भी मार दिया लेखक को। मैंने उसे दांत काट लिया, मतलब दांतों से काट दिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। गुल्ली डंडा के डंडे से एक डंडा लेखक को गया ने जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला न कर सका। लेखक रोने लगे, इस पर गया शांत हो गया और लेखक वहाँ से आंसू पोंछते हुए भाग गए। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुँचा। उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख न हुआ। पिताजी दुखी थे, वह बड़ी आमदनी की जगह थी।
उसी समय क्या हुआ, लेखक के पिताजी का तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो लेखक बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें दूसरी जगह जाने को मिलेगा। उन्हें अपने दोस्तों से बिछुड़ने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, जबकि उनके पिताजी दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि जहाँ पे वो लोग अभी थे वह बहुत ही अच्छा आमदनी का जगह था, वहाँ उन्हें अच्छी आमदनी मिलती थी। अम्मा जी भी दुखी थी, यहाँ सब चीज़ सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। अम्मा जी को इसलिए दुख हुआ क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें सस्ती थी, हर सामान उन्हें सस्ते में मिल जाती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से उन्हें घर जैसा लगाव हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला न समाता। लेखक बहुत खुश थे, लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़ी ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। लेखक लड़कों के बीच में वहाँ की बातें बता रहे थे खुशी खुशी मौज से। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाता है अगर वहाँ मास्टर किसी बच्चे को पीट दे तो। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी स्पर्धा हो रही थी। लेखक ने सभी की आंखों में और उनकी चकित मुद्राओं को देखकर बता रहे हैं कि वह मतलब ऐसे चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए थे जिससे उनकी निगाहें आंखें खुली की खुली ही रह गई थी। मानो कह रहे थे तू भाग्यवान है भाई, जाओ, है ना। उनकी आंखें ऐसी खुली की खुली रह गईं, मानो कह रहे थे तू बहुत भाग्यवान है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी है। 20 साल गुजर गए हैं। वह इंजीनियरिंग पास करके उस जिले का दौरा करते हुए उस कस्बे में पहुँचे और वहाँ के डाक बंगले में ठहरे। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियाँ हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। लेखक कह रहे हैं कि स्थान को देखते ही उन्हें बचपन की याद आने लगी, यादें ताज़ी हो गई, है ना। और वे छड़ी उठाए और कस्बे की सैर करने के लिए निकल गए। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित ना था। लेखक कह रहे हैं कि आंखें इतने तरस रहे थे उस जगह को देखने के लिए जहाँ वह बचपन में खेला करते थे, खेल के मैदान को देखने के लिए, परंतु उस गांव के नाम के अलावा, उस कस्बे के नाम के अलावा कोई भी चीज़ पहले जैसा नहीं था, सब चीज़ बदल चुका था। आगे कह रहे हैं लेखक कि जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े हो गए हैं, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा बन गया था। स्थान की काया पलट हो गई थी, पूरी तरीके से स्थान बदल चुका था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता, अगर उसका नाम और स्थिति का ज्ञान नहीं होता, लेखक कह रहे हैं, तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वह दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई। लेखक कह रहे हैं कि बचपन की जो यादें थी, स्मृतियाँ यानी यादें, संचित जो सुरक्षित रखी हुई यादें थी, वे बाहें खोले क्या कर रही थी, अपने मित्रों को गले लगाने के लिए अधीर हो रही थी, तरस रही थी, मगर वह दुनिया बदल चुकी थी, पूरा वह जगह बदल चुका था। अब जो उनके दोस्त थे वे भी बड़े हो चुके थे। ऐसा जी होता था कि इस धरती से लिपट कर रोऊं। लेखक कह रहे हैं कि धरती से लिपट कर, उस कस्बे की धरती से लिपट कर रोने का मन कर रहा था और पूछूं कि तुम क्या मुझे भूल गई हो।